हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हम लोग आईआर वाला सेक्शन कर लिए थे, ठीक है। आईआर सेक्शन तक कर लिए थे, उसके आगे करते हैं, ठीक। बी पार्ट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं इससे। आइए पहला टॉपिक करते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जीआईआई बोलते हैं सर, ठीक है। जीआईआई इसमें क्या रैंकिंग है देख लेते हैं जल्दी से। इसमें देखो दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। ये पब्लिश कौन करते हैं रिपोर्ट, इसमें सबसे अच्छा स्थान किसका है, और फिर इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो तीन है, ठीक है। सबसे पहला कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, दूसरा इंसीड, ठीक है, और तीसरा वीपो। वीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन संस्थाएं हैं जो इस इंडेक्स को बनाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको थीम थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस, यानी कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ये लेस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आइए, इसके बाद आपको देखना है इंडिया की रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बार की 2021 में रैंकिंग है 46, ठीक है, 46। और 2020 में रैंकिंग थी इंडिया की 48, यानी यहाँ पे +2 हम लोग इंप्रूव किए हैं, ठीक है। 2021 में रैंकिंग 2 स्थान खिसकी है। और क्वेश्चन पूछे तो ईयर जरूर देख लेना, पीसीएस कभी कभी पीछे का भी पूछ लेता है, ठीक है। तो 2020 का पूछ लेगा, 21 की समझ के 46 मत लगा देना, ठीक। तो इनोवेशन में हमारा स्थान 46 है। चलिए इधर आइए, इधर क्या है, इधर देखना है। पहली रैंकिंग है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। सेकंड रैंक है स्वीडन की। यदि दो याद रख सकें तो ठीक है, तो पहला तो याद करना ही करना है, ठीक। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो स्विट्जरलैंड है, और सबसे बेकार जो पोजीशन है 132, इसकी रैंक नहीं याद करना है, बस अंगोला नाम याद रखना है, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान किसका है, अंगोला का। तो पहला ही हो गया और लास्ट अंगोला हो गया। आइए ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उसमें भी इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं। इंडिया की आपने पोजीशन देख ली, 2021 में 46वीं रैंक है, ठीक है। अब इंडिया से अच्छी स्थिति में कौन है और बेकार स्थिति में कौन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ब्रिक्स देशों की स्थिति में इंडिया की रैंकिंग पूछ लेता है। अगर ब्रिक्स देशों में पूछे सबसे अच्छी स्थिति में कौन है, तो आपको चाइना याद रखना है, ठीक है। रैंक देख रहे हैं ना, 12वीं रैंक है। और ब्रिक्स देशों में सबसे बेकार स्थिति इनोवेशन में जो है वो साउथ अफ्रीका की है, 61 रैंक है, ठीक है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। चलिए आगे बढ़िए। टाइम 100 सूची, टाइम 100 के नाम से एक इंडेक्स सूची भी बनती है, और टाइम 100 एक मैगजीन भी है, ठीक है। मैगजीन कहाँ की है, अमेरिका की है। अमेरिका की ये पत्रिका है, ठीक है। और इस लिस्ट में है क्या, 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची बनती है, ठीक है। अब हम लोग देख लें कि भारत के कितने लोग हैं और यहाँ पे टॉप किसने किया। आ जाइए फिर जल्दी से देख लेते हैं। इसमें कभी कभी नंबर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको टाइम 100 सूची याद रखना है। और इंडियंस यहाँ पे कितने शामिल है, 3 है, ठीक है। 3 लोग याद रखना है कि 3 लोग शामिल किए गए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। दूसरे हैं ममता बनर्जी, और तीसरे हैं यहाँ पे आधार पूनावाला, इनको समझ रहे हैं ना, SII वाले, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है। और ये इनका तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान मतलब लिस्ट में तीसरा स्थान है। और ये सूची जो बनती है ना, ये अलग अलग कैटेगरी में बना रहे हैं। जैसे एक कैटेगरी है नेतृत्व करता है, लीडरशिप में मोदी जी को चुना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो चूंकि लीडर ही हैं। यदि ममता बनर्जी की बात करें तो ये भी लीडर है, ठीक है, तो इनको भी लीडरशिप कैटेगरी में चुना जाएगा या चुना गया है। लेकिन ये तीसरे वाले हैं आदर पूनावाला, तो ये तो लीडर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। इनको किस कैटेगरी में डाला है, पायनियर कैटेगरी में, ठीक है, अग्रदूत कैटेगरी में। तो बस इंडिया से कितने लोग हैं, आपको 3 लोग याद रखना है। और टाइम मैगजीन का फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रंट पेज पूछता है कभी कभी। मेन पृष्ठ जो है उस पर किसकी फोटो छवि है इस बार, प्रिंस हैरी और मेगन का नाम है, ठीक है, तो इनको भी याद रखना। चलिए आगे कीजिए। त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी को ये बोल रहे हैं ओकुस, ठीक है। ओकुस यानी इसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एक एक लेटर पकड़ लिया तो ओकुस बन गया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा टॉपिक करते हैं, ठीक है। ये देखिए, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है ना, इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर रिपोर्ट बना के देते हैं। बहुत सारी मैगजीन्स यहाँ पे रैंकिंग बनाती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो QS वालों का अलग बनता है, ये टाइम्स वालों का है, तो थोड़ा याद रखना। QS वाले में आपको पता है हमेशा टॉप MIT रहता है, ठीक है। और अगर टाइम्स के अनुसार पूछे तो टाइम्स के अनुसार देख लेना कि यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है। तो पहले तो भारतीय यहाँ पे इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या स्थिति है। तो IISc को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, ये बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में। तो टाइम्स के अनुसार IISc सबसे बेहतरीन कॉलेज है, ठीक है। तो इंडिया में यदि आप देखें तो IISc को पहली रैंक मिली है, ठीक है। और सेकंड रैंक देखें तो IIT रोपड़ को मिली है, ठीक है। IIT रोपड़ को सेकंड स्थान मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है। ये IISc इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये टाइम्स के अनुसार है, एक US रैंकिंग नहीं पढ़ रहे हैं आप। चलिए ये इंडिया की स्थिति होगी। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पहला स्थान किसको मिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। कहाँ की है, UK की है, ठीक। टाइम्स के अनुसार मैसाचुसेट्स जो दिख रहा है आपको, इसकी रैंकिंग देख रहे हैं, 5वीं रैंक है। और QS आप रैंकिंग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप फर्स्ट पोजीशन देखेंगे MIT की। यही MIT है ना, ठीक है। बस इसमें इतने ही फैक्ट पढ़ना है, 2 फैक्ट पढ़ने थे। इंडिया का आपने देख लिया, ठीक है। इंडिया की ओवरऑल रैंक देखेंगे तो 300-350 है, पर इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इंडिया में तो फर्स्ट है ना, इंडिया में IISc की पहली पोजीशन है और रोपड़ की सेकंड पोजीशन है, ठीक। बस ये 2 याद रखना है। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए जो अभी तक पढ़ा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमने 2021 पढ़ा।
इसको बनाने वाले कौन से संस्थाएं हैं? 3 संस्थाएं, कार्नेल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट और बीपो। ठीक है, इंडिया में हम लोगों ने रैंक पढ़ा था, इंडिया की रैंक 2021 में कितनी है? 46, और 2020 में कितनी थी? 48। यानी इनोवेशन में हम लोग इंप्रूव किए हैं। ठीक है, अगर कोडिंग में क्वेश्चन आए तो हो सकता है वो एक स्टेटमेंट बना के दे कि इस बार की स्थिति में डाउनग्रेड हुआ है, तो डाउनग्रेड नहीं हुआ है, सुधार हुआ है। ठीक है, पहली पोजीशन ओवरऑल इनोवेशन इंडेक्स में किसका है? स्विट्जरलैंड का। ठीक है, सेकंड पोजीशन स्वीडन का है, और सबसे लास्ट में कौन है? अंगोला। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइम्स की 100 सूची पढ़ी थी, जिसमें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची रहती है। ठीक है, और ये पत्रिका है कहाँ की? अमेरिकी पत्रिका है। ठीक, इंडियंस में यहाँ पे इस पत्रिका ने 3 लोगों का नाम ऐड किया है, और 3 लोग कौन है? पहले हैं पीएम मोदी साहब, दूसरे हैं ममता बनर्जी, और तीसरे हैं आधार ये पूनावाला। ठीक है, पूनावाला साहब को जानते हैं, एसएसआई के ये क्या है? सीईओ हैं। इसके बाद क्या पढ़ा? टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है टाइम्स के अनुसार, वो देखा हम लोगों ने। इसके अनुसार जो पहली पोजीशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? सबसे बढ़िया बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ पे है? ये यूके में है। ठीक है, इंग्लैंड में है। इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कौन है टाइम्स के अनुसार? IISc बेंगलोर। ठीक है, IISc बेंगलोर। और सेकंड स्थान किसको मिला है? IIT रोपड़ को। ठीक है, इतना बड़ा था अभी। चलिए आ जाइए आगे। हुरॉन ग्लोबल 500 सूची इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने टाइम्स 100 सूची पढ़ी थी, तो वो 100 सूची जो होती थी वो सबसे प्रभावशाली लोगों की होती थी। ये जो हुरॉन ग्लोबल 500 सूची है, ये बेस्ट कंपनियों की सूची होती है। ठीक है, बेस्ट कंपनियों की, तो कंपनियों की सूची है। चलिए देख लेते हैं सबसे बढ़िया कंपनी यहाँ पे कौन सी है, और इसका बेसिस क्या है इसको मतलब सेलेक्ट करने का कंपनी का, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं। ठीक है, कि कितना बड़ा मार्केट है उस कंपनी का। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके अनुसार कौन सी यहाँ पे जो कंपनी है वो सबसे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है या सबसे मूल्यवान कंपनी है। ठीक है, तो इस कंपनी ने एप्पल कंपनी को सबसे टॉप पर रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिस्ट में ही देख लीजिए। ठीक है, सीधा लिस्ट में ही देख लीजिए। पहली पोजीशन है एप्पल की, दूसरी पोजीशन है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लोग को देखना है कि इंडिया में कौन सी कंपनी है, तो ऑब्वियसली कौन होंगे बताइए। इंडिया में जो इंडियन कंपनी में जो सबसे शीर्ष पे है, सबसे टॉप पे, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, RIL। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी रैंक नहीं याद रखना है, बस इंडिया की सूची में देखना कि इंडिया की सूची में या फिर इंडियंस में सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर TCS को रखा है, और तीसरी कंपनी को HDFC बैंक को रखा है। ठीक है, और ओवरऑल आपने देखा एप्पल को, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट। इनके यहाँ पे जो CEO लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एप्पल के आप जानते हैं टिम कुक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला हैं, अमेजोन के जेफ बेजोस हैं, और अल्फाबेट सुंदर पिचाई हैं, और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए इतना था, बस इसमें इतना ही है। आगे देखिए, भारत द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन। सबसे पहले तो ये देखना है कि किगाली संशोधन है किससे संबंधित। उससे पहले आपको जाना पड़ेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस वो देख लीजिए, उतने में काम हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1989 में लागू हुई थी। तो इसके आगे जो मैचिंग में आता है ना वो 1989 आपको मिलेगा। और एक किससे संबंधित हम लोग पढ़ते हैं हमेशा? ओजोन लेयर से। ठीक है, ओजोन लेयर के जो सब्सटेंस हैं डिप्लीट करने वाले उनको कम करने का इनका टारगेट रहता है। यानी ओजोन के जो अवक्षयकारी पदार्थ हैं उनको कम करने का इनका टारगेट बनता रहता है। तो जब 1989 में ये लागू हुई थी तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट में कुछ और यहाँ पे पॉल्यूटेंट होंगे जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते थे या फिर ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे। तो ये जो उस समय के पॉल्यूटेंट थे, तो इन पॉल्यूटेंट को उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में लिख दिया होगा। लेकिन अब तो समय 2021 चल रहा है, और 1989 के बाद पॉल्यूटेंट हमेशा यही थोड़ी ना रहेगा। मतलब इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है कि अब तरह तरह के तमाम तरीके के यहाँ पे पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, नए पॉल्यूटेंट आ रहे हैं। तो संशोधन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा प्रोटोकॉल में। तो ऐसे ही कई बार बीच में यहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं, संशोधन होते रहे हैं। ठीक है, और नए पॉल्यूटेंट ऐड करते रहे हैं। नए पॉल्यूटेंट का ऐड करने का मतलब, प्रोटोकॉल में ऐड करने का मतलब है कि भैया ये दुनिया के सामने बताते हैं कि अब इससे हमें खतरा है, आप लोग इस पर साइन करें और अपने देश में उसको कम करने के लिए प्रयास करें। तो यहाँ पे जो अनुसमर्थन आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? अनुसमर्थन का मतलब है कि किगाली संशोधन में कुछ नए पॉल्यूटेंट आए होंगे और इसमें ऐड किए होंगे प्रोटोकॉल में, और फिर भारत से बोला कि भाई हमने ये वाले पॉल्यूटेंट जो हैं वो हमने ऐड कर लिए, आप इसको समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो भारत ने समर्थन किया है कि हाँ ठीक है भैया, ये भी पॉल्यूटेंट जो है वो ओजोन को डिप्लीट करता है और हम भी कोशिश करेंगे कि हम उसको कम करेंगे। ये एक संशोधन का मतलब है। ठीक है, तो ऐसे ही किगाली संशोधन हुआ है। तो यहाँ पर लिखा भी है 6 बार संशोधन हो चुका है, और सबसे लेटेस्ट वाला जो है वो किगाली संशोधन है। ठीक है, किगाली कहाँ पे बताएंगे? किगाली कहाँ की कैपिटल है? रवांडा की। ठीक है, रवांडा की कैपिटल है, अफ्रीकन कंट्री है। चलिए देख लेते हैं संशोधन में हुआ क्या, और क्या हुआ होगा ये आपने सीख लिया कि यहाँ पे कुछ पॉल्यूटेंट ऐड हुए होंगे कि ये इनसे अब हमें खतरा है। ये जो डेट दिख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट लेना है। 1 जनवरी 2019 को किगाली संशोधन प्रभावी हो गया। ठीक है, टारगेट क्या है किगाली संशोधन का? आपको ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFC जो दिख रहा है इसको टारगेट करना है। ठीक है, इसको कम करना है। ठीक है, कटौती करना है चरणबद्ध तरीके से। ठीक है, यानी ग्रेजुअली। जब 1989 में रेटिफाई हुआ था ना ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो उस समय पे HFC क्या था? उस समय पे HFC को ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं माना जाता था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ये ओजोन डिप्लीट तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है। ठीक है,
और थोड़ा बहुत यहाँ पर ओजोन डिप्लीशन में भी इसका पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो आपने देख लिया टारगेट क्या है किगाली संशोधन का, HFC को कम करना। HFC लिखा है, ठीक है, CFC नहीं, HFC लिखा है, CFC नहीं, CFC तो बहुत पहले से ऐड है, इसको तो कम करना ही करना है। और दूसरा आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा 1 जनवरी 2019। ठीक, चलिए और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया ने अनुसमर्थन कर दिया, ठीक है, रेटिफाई कर दिया, और ये बोला गया है कि इंडिया के बारे में, इंडिया ने ये बोला कि हम 2032 से अपना काम शुरू करेंगे, ठीक है, HFC को कम करने के लिए। तो ये 2032 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे क्वेश्चन सेपरेट ऐसे पूछ सकता है कि भारत किगाली संशोधन के तहत 10% की कटौती करेगा HFC में, लेकिन ये कब तक करेगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको ईयर के दे देगा, तो 2032, 2034, 2025 ऐसे कुछ करके दे देगा, ठीक है। तो 2032 याद रखना, मतलब पहला इंपॉर्टेंट है 32 वाला, फिर 2037 तक 20% करेगा, फिर 42 तक 30%, फिर आगे जाके 85% तक करेगा। तो इंडिया ने अपनी लायबिलिटी इस तरीके से यहाँ पे वहाँ पे प्रतिबद्धता दिखाई है। चलिए यहाँ पे देखिए HFC के बारे में आप लोग जानते हैं, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नॉन ओजोन डिप्लीटिंग ऑल्टरनेटिव है, यानी ये ओजोन डिप्लीशन नहीं होता है HFC से। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फिर ऐड होने का क्या मतलब है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ओजोन लेयर के लिए काम करता है, लेकिन इससे ग्लोबल वार्मिंग की बहुत समस्या हो रही है, ठीक है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि ये वैश्विक तापमान से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, तो इसको क्योटो प्रोटोकॉल वालों को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में HFC की क्यों चर्चा हो रही है। दरअसल बात क्या है, पहले ऐसा ही माना जाता था कि HFC जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है कुछ मात्रा में, ठीक है। लेकिन इसके जब लेटर इसके स्टेज में रिजल्ट आए हैं, तो पता चला कि ये ग्लोबल वार्मिंग पे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है बजाय इसके ओजोन डिप्लीशन के, ठीक है। तो यहाँ पे HFC के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक। तो किगाली संशोधन बेसिकली किसके लिए किया गया, इसको काउंटर करने के लिए, इसको कम करने के लिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही था। अब चलिए आगे आ जाइए। IPCC जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट, सुपर इंपॉर्टेंट। IPCC का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट, वो किसकी है, IPCC की। इसका मतलब है IPCC एक संस्था है, ठीक है, और इस संस्था को बनाया किसने, UNEP ने बनाया और WMO ने। वेरी इंपॉर्टेंट, UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और दूसरी संस्था कौन सा है, WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इन दोनों ने IPCC की स्थापना की थी। पहला पॉइंट हम लोग IPCC के बारे में जाने, ठीक है। आगे आइए, यहाँ पे इसका इस बार की जो थीम है, शीर्षक है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। याद रख लेना, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी थीम ना, 1-2 क्वेश्चन तो पूछता ही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट कहती क्या है। ये रिपोर्ट कहती है कि कार्बन का यदि सीक्रेशन यानी उत्सर्जन यदि कम नहीं हुआ, तो अगले 2 दशक में जो टेम्परेचर में जो राइज है वो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा होता है, 1.5 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। इतने में तो सारे ग्लेशियर चौपट हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको ये वाला फैक्ट याद रखना, ठीक है, 1.5 डिग्री वाला। चलिए यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिए, यहाँ से आइए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि पूछा जाए कि इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या फिर मीथेन का है, तो आपको सबसे पहले तो दोनों का सीख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वातावरण में 47% है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और मीथेन का देखेंगे तो 156%, बहुत ज़्यादा और बहुत डेंजरस। तो ये 2 फैक्ट याद रखना, ठीक है। पूछ लेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण कितना है, 47% एग्जैक्ट आएगा। और ऑप्शंस बिल्कुल नज़दीक रहेंगे, 48, 49, 50। और मीथेन का याद रखना है आपको 156%, सुपर इंपॉर्टेंट। और इस रिपोर्ट ने क्या बताया, यहाँ पे देखिए, इस रिपोर्ट ने बताया कि धरती अपने कार्बन बजट की 86% मात्रा पहले ही समाप्त कर चुकी है। देख रहे हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन का 86% ऑलरेडी यूज कर चुका है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब बचा कितना, सिर्फ 14%। तो कम से कम इतना ही बचा लो। तो आपको ये वाला फैक्ट याद रखना, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार कार्बन बजट की मात्रा अभी तक कितनी समाप्त हो चुकी है, तो आपको 86% यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए जो अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने। ह्यूरॉन ग्लोबल अपने 500 कंपनियों की लिस्ट देखी थी, ठीक है। 500 ह्यूरॉन वाले क्या करते हैं, ये बेस्ट कंपनियों की लिस्ट बनाते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है, सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो एप्पल है, ठीक है। दूसरे नंबर की माइक्रोसॉफ्ट है। यदि इंडिया में बात करें तो इंडिया में इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान कंपनी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। दूसरे स्थान पर TCS है और HDFC बैंक को यहाँ पे तीसरा स्थान दिया गया, ठीक है, ह्यूरॉन के अनुसार। चलिए इतना पढ़ा था। किगाली अमेंडमेंट पढ़ा था हम लोगों ने। फिर इसके बाद किगाली अमेंडमेंट किससे संबंधित है आपको पता है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का में एक अमेंडमेंट है, ठीक है, जिसको किगाली अमेंडमेंट बोला गया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, और ऑब्वियसली ये भी रहेगा। न्यूज़ में किस लिए था, क्योंकि अभी इंडिया ने अभी किगाली संशोधन को अनुसमर्थन किया है, ठीक है, किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया है, ठीक। चलिए, और ये किगाली संशोधन जो है ये प्रभावी कब हुआ था, ये 1 जनवरी 2019 को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये फैक्ट पुराना है, आप लोग जानते होंगे, 1989 में लागू हुआ था, ठीक है। मॉन्ट्रियल एक शहर है, ठीक है, कनाडा का शहर है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने IPCC रिपोर्ट पढ़ी थी, IPCC की रिपोर्ट पढ़ी थी जलवायु परिवर्तन पर, ठीक। और IPCC क्या है, एक संस्था है, ठीक है,
यहाँ पे अंतर सरकारी क्लाइमेट चेंज पे जो पैनल है उसे IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक, ये संस्था बनाई किसने है? UNEP ने और WMO ने। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको पता है, हम लोग कई बार पढ़े, नैरोबी में है। ठीक है, नैरोबी कहाँ पे? केनिया में। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व मौसम यहाँ पे संगठन की बात कर रहे हैं, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा पे। इन दोनों ने IPCC बनाया है। ठीक है, फिर IPCC ये रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के पहले थीम जान लीजिए, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक, इतना ठीक है। और इस रिपोर्ट में क्या बोला गया? इस रिपोर्ट में बोला गया कि अगले 2 दशक में टेम्परेचर जो राइज करेगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कर जाएगा। ठीक, तो इफेक्ट आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट क्या बोलती है? ये रिपोर्ट बोलती है कि इन एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रण है, वो 47% है, और मीथेन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 156% है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट फिगर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, कार्बन बजट को लेके इस रिपोर्ट में बोला गया कि अभी तक ह्यूमन बींग्स ने 86% फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का उपभोग कर लिया है, कंजम्पशन कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। ठीक है, टिल ना होता अभी तक, इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था। ठीक है, ये आपका रिवाइज हो गया। चलिए आगे आइए, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020। चलिए फिर यहाँ पे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट का देख लेते हैं, इंडेक्स क्या है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए, राष्ट्रमंडल यहाँ पे जो आपको सचिवालय दिख रहा है, यानी राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के अनुसार, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के अनुसार युवा की जो डेफिनेशन इन्होंने दी है वो इस वाले आयु वर्ग के लिए बताया गया। ठीक है, 15 से 19 से, ये PCS एक बार पूछ चुका है, 15 से 29 वर्ष। एक पुराना फैक्ट ये भी आप जाने रहिए कि राष्ट्रमंडल में कितने कंट्रीज़ हैं? 54 कंट्री हैं, पूछता है 54 कंट्रीज़। और कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट ही ये रिपोर्ट बनाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे भी इसको याद रखना, लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। एक फैक्ट हो गया। यूथ का डेवलपमेंट सबसे अच्छा कहाँ पे है? सिंगापुर में, यानी सिंगापुर की पोजीशन पहली है। ठीक है, और चार्ट कंट्री देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, इसका स्थान अंतिम में। ठीक है, तो ये लास्ट है। नीचे आइए, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इस युवा विकास सूचकांक में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो हुआ है, सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट अफगानिस्तान हुआ है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, यही दे देगा और पूछ लेगा सबसे ज़्यादा सुधार किस कंट्री में हुआ है, तो अफगानिस्तान आपको लगाना है। ठीक है, अफगानिस्तान लग नहीं रहा ना कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे स्थिति अभी हालत ख़राब है वहाँ की, लेकिन हालत तो अभी ख़राब है ना, और रिपोर्ट तो जो ये बने 2010 से 2018 के बीच की है। फिर भी आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान ने यहाँ पे इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा किया है। ठीक है, और भारत की स्थिति क्या है? 122वां स्थान भारत का है। ठीक है, इतने पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है। तो पहली पोजीशन सिंगापुर की है, सबसे लास्ट कंडीशन, सबसे लास्ट स्थान जो है वो चार्ट का है, और भारत का स्थान 122 है। और सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट किसने किया? अफगानिस्तान ने किया। ठीक है, रिपोर्ट को कौन बनाता है? कॉमनवेल्थ का सेक्रेटेरिएट बनाता है। ठीक, टेबल में जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। सिंगापुर का पहला स्थान है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है। और सबसे बेकार स्थान चार्ट करा है। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रियों में देख लीजिए, ब्रिक्स में 122वें स्थान है भारत का। देख रहे हैं, बहुत बेकार स्थिति है युवा डेवलपमेंट में, यानी ब्रिक्स में हम लोग नीचे से दूसरे हैं। सबसे बेकार स्थिति 131वां रैंक साउथ अफ्रीका का है, इसके बाद फिर हम लोग हैं। ब्रिक्स कंट्री में सबसे बढ़िया पोजीशन किसकी है? 62, चाइना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन वो बना सकता है। चलिए आगे देखिए, CDRI सुपर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, CDRI का मतलब क्या है? यहाँ पे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदी में क्या लगा? आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो आपको नई दिल्ली लगाना है। ठीक है, यहाँ पे CDRI का सचिवालय कहाँ पे? नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे ISA का मेंबर पूछता रहता है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनी है, सौर गठबंधन जो बना है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, इसके भी सदस्य पूछता रहता है कि विले टेस्ट में कौन बना है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका भी पूछ ले। ठीक है, तो बांग्लादेश और कनाडा याद रखना, भी रिसेंटली इसके मेंबर हुए हैं CDRI के। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और टोटल मेंबर 26 हो गए। और इस इंस्टीट्यूशन का, इस कोलिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो एंटी क्लेमिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसी को यहाँ पे प्रमोशन की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे आइए। और उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस वही था। चलिए यहाँ पे लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, बस आपको देख लेना है कहाँ पे है। ठीक है, तो ये नेपाल की है, नेपाल की परियोजना है। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो नेपाल का। इसकी मेगावाट की क्षमता याद नहीं रखना। ठीक है, इंडिया में होता तो जरूर हम लोग एक बार देख सकते थे। चलिए यहाँ पे लिखा है इस परियोजना में कोई जलाशय या बांध नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये रन ऑफ द रिवर बेस्ड है। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने कल सीखा था। यानी पानी आता है सीधा टरबाइन पे गिरता है और वो नीचे आगे यहाँ पे स्टोर नहीं होता है, वो सीधा निकल जाता है आगे। ठीक है, यानी कोई पॉन्ड नहीं है, कोई बांध नहीं है, ना आगे ना पीछे। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रन ऑफ द रिवर। और ये प्रोजेक्ट, ये परियोजना कहाँ पे? नेपाल में। चलिए बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए, यहाँ पे कुछ है। हाँ, बांध सुरक्षा समझौता, ड्रिप इंपॉर्टेंट है। सिंपल से यही पूछ लेगा, ड्रिप किससे संबंधित है? आपको लगा देना बांध सुरक्षा समझौता से संबंधित है ड्रिप के यदि फुल फॉर्म जाने रहेंगे तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बांध सुरक्षा समझौता। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखिए, ड्रिप का मतलब है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है वैसे, बांध सुरक्षा और पुनर्वास परियोजना। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में भी जाने रहिए। न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि विश्व बैंक यहाँ पे सहयोग कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे नीचे एक और फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यदि सबसे ज़्यादा बांधों की संख्या पूछा जाए, नंबर ऑफ डैम्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये सबसे ज़्यादा चाइना में, ठीक है। ये पहला स्थान है इसका चाइना का। दूसरा यहाँ पे अमेरिका का, अमेरिका में सबसे ज़्यादा डैम है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर। चलिए आगे आइए। हेनली पासपोर्ट सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनली पासपोर्ट सूचकांक, इसमें रैंकिंग बहुत अच्छी होने का मतलब क्या होता है कि आप अपने पासपोर्ट पे विदाउट वीज़ा कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। यही मतलब होता है इस रैंकिंग का, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो कहाँ का है, जापान का। जापान का ही रहता है हमेशा, ठीक है। जापान यहाँ पे पहली पोजीशन पर रहता है, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देख रहे हैं जापान के पासपोर्ट पे आप 193 आप स्थानों पे यात्रा कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। बस अब हम लोग यहाँ पे इंडिया की स्थिति देख ले रहे हैं। सबसे मजबूत जो पासपोर्ट है वो जापान का है, फिर दूसरे नंबर पे सिंगापुर का है। यहाँ पे स्कोर का मतलब वही है कि आप कितने कंट्रियों में यहाँ पे विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। 193 जापान का है, 192 सिंगापुर का है। ये याद नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिया की स्थिति देखिए, इंडिया का स्थान रैंकिंग में 90 है, ठीक है। और इंडिया के पासपोर्ट पर विदाउट वीज़ा सिर्फ 58 कंट्रियों में आप जा सकते हैं, ठीक। और इस पासपोर्ट में, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में, इंडेक्स में इंडिया का सबसे बेकार स्थान है, ठीक है। यानी ब्रिक्स कंट्रियों में सबसे बेकार स्थान है, याद रखना, ठीक है। बस इसमें तो नहीं था। आइए वैश्विक शांति सूचकांक, सुपर इंपॉर्टेंट है भी, आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। इसको यूपीएससी भी पूछा एक बार, और यूपीएससी ने रैंकिंग वगैरह बहुत कम पूछता है यूपीएससी, ठीक है। वो संस्था पूछा था कि ये जारी कौन करते हैं, सूचकांक बनाता कौन है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मार्क कर लो। आइए फिर देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा शांति है। यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे 3 डोमेन्स हैं, 3 यहाँ पे पिलर्स हैं जिसके आधार पे, जिसको बेसिस बना के रिपोर्ट बनती है। जैसे समाज में बचाव, सुरक्षा का स्तर अच्छा है, सोसाइटल सेफ्टी ज़्यादा है तो आप शांत हैं, आपका देश शांत है, ठीक है। घरेलू अगर कोई हिंसा नहीं हो रही है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो आप शांत हैं, ठीक है। ये इनके आधार है। यहाँ पे एक और दिया है, सैन्यकरण का स्तर यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर आप अशांत देश हो जाएंगे, ठीक। चलिए ये तो बेसिक सी बातें हो गई, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप वो देखना है हम लोग को। वैश्विक शांति सूचकांक यानी जीपीआई, ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे बढ़िया स्थान आइसलैंड का है, ठीक है। आइसलैंड का सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, आइसलैंड को आप हमेशा ही पढ़ते रहे होंगे, ठीक है। जब भी रिपोर्ट आती है आइसलैंड यहाँ पे टॉप मारता है। यहाँ पे लिखा अभी 2008 से सूचकांक में सीट्स पर बना हुआ है, तो लोग ही नहीं है वहाँ पे। आइसलैंड की पोजीशन देख रहे हैं, आपको 66 डिग्री आर्कटिक सर्किल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। आर्कटिक सर्किल पे यानी 66 डिग्री, यानी 66 डिग्री आप लैटिट्यूड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आइसलैंड दिख जाएगा। तो वहाँ पे ना ही पॉपुलेशन है, ना ही सैन्यकरण की समस्या है, तो वहाँ पे स्थान तो अच्छा रहेगा ही, है ना। सैन्यकरण कहाँ वहाँ पे, इतना देश दुनिया से कटा हुआ है, तो ना तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का कोई बात ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आइसलैंड हमेशा पहले नंबर पर रहेगा। और सबसे ज़्यादा आसान देश अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की स्थिति देख ही रहे हैं आप, सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान, ठीक। और भारत भी बहुत अशांत देश में आता है। शांति तो यहाँ पे है ही नहीं। 135 आउट ऑफ 163, तो आपको 135 रैंक याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछता है, पीस का बिल्कुल पूछता है, प्रेस का पूछता है, हैप्पीनेस का पूछता है। और अगर दक्षिण एशिया में पूछे तो भूटान को लगा देना कि भूटान भैया सबसे शांत देश है। तो आपने अभी इसमें क्या क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि ये जो रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है, आईईपी करता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे अच्छा स्थान आइसलैंड का है, ठीक है, जो 2008 से ही सीट्स पे बना हुआ है। और सबसे आसान देश जो है वो अफगानिस्तान है। एशिया में यदि साउथ एशिया में पूछे तो यहाँ पे भूटान सबसे अच्छा यहाँ पर रैंक लाया हुआ है। वर्ल्ड प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग आईएमडी की रिपोर्ट है, चलिए देखते हैं। इसका मतलब है, शब्द का मतलब है कि कंपटीशन की भावना किसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी रिपोर्ट आईएमडी की है तो यहाँ पे यही रिपोर्ट जारी करता है ना, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएमडी। देखो संस्थाएं तो आजकल पूछ ही लेता है ना कि रिपोर्ट बना कौन रहा है, पता होना चाहिए। याद तो देखो रहता नहीं है, सारी याद नहीं रहता है, लेकिन एक बार पढ़े रहते हैं ना तो थोड़ा सा लिंक करने में आसानी हो जाती है। और इस रिपोर्ट को आप जब भी पढ़ते होंगे आप हमेशा किसका नाम पढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड का ही पढ़ते होंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी पोजीशन किसकी है, सबसे टॉप पोजीशन है स्विट्जरलैंड की। इसमें टॉप देख लेना है और इंडिया की पोजीशन देख लेना है। इंडिया की पोजीशन कितनी है, 43, ठीक है। ब्रिक्स में यहाँ पे अब आप छोटी सी एनालिसिस कर लीजिए। इस इंडेक्स में चाइना टॉप है। यदि ब्रिक्स में पूछा जाए ब्रिक्स देशों में ये वाला इंडेक्स जो है वो सबसे अच्छा किसका है, तो चाइना का है। इंडिया की पोजीशन आपने देख ली 43। चलिए बस इसमें ये 2-3 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। देखिए यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पढ़ी थी, लेकिन वो किसकी पढ़ी थी, वो टाइम्स वालों की पढ़ी थी, ठीक है। टाइम्स के हिसाब से पढ़ी थी। ये वाली जो इंडेक्स है वो क्यूएस के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूएस के हिसाब से आपको पता है कि हमेशा एमआईटी ही पहला रहता है, ठीक है। एमआईटी का स्थान पहला रहता है, तो एमआईटी है। उस रिपोर्ट के अनुसार, टाइम्स के अनुसार इंडिया में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा था, आईआईएससी आपने बेंगलोर पढ़ा था, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था, आईआईटी रोपड़ पढ़ा था, ठीक है। रोपड़ यानी ये कहाँ पे है, पंजाब में। और क्यूएस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे का पहला स्थान है। यहाँ पे लिखा हुआ है रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे, ये नहीं याद रखना है 177 बॉम्बे, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, ठीक है। तो ये टाइम्स के अनुसार था और ये आईआईटी बॉम्बे क्यूएस के अनुसार है, ठीक। और क्यूएस के अनुसार ओवरऑल कौन सी है, एमआईटी। और एमआईटी कहाँ का है, अमेरिका का।
टाइम्स के अनुसार ओवरऑल सबसे बढ़िया रैंकिंग कौन सी थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में? ऑक्सफोर्ड पढ़ा था आपने, याद आ रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूके की, ठीक है, इंग्लैंड की। और क्यूएस में ऑक्सफोर्ड को कौन सा रैंक दिया? 5वां। और टाइम्स ने, ये देख रहे हैं दोनों में कंपटीशन देख रहे हैं, लड़ाई देख रहे हैं, फाइट देख रहे हैं, ये फाइट देख रहे हैं। क्यूएस वालों ने, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वालों ने यहाँ पे ऑक्सफोर्ड को 5वां स्थान दिया, ठीक है, और टाइम्स वालों ने एमआईटी को 5वां स्थान दिया था। चलिए कोई नहीं, हम लोगों ने सीख लिया। आगे क्या है? ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने इंडिया में देख लिया, आईआईटी बॉम्बे यहाँ पे पहले इंडिया में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से आईआईटी बॉम्बे है, इसके बाद फिर आईआईटी दिल्ली है, ठीक है। इतना कीजिए, फिर अगला वीडियो आपको रात में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।